गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये जो चैप्टर है हिस्ट्री में, इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर में आपको डाल रहा हूं, प्रोवाइड करा रहा हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द रिजल्ट ऑफ द राइजिंग। इससे पहले की जो वीडियो लेक्चर थे उन सभी में मैंने आपको बताया था कि 1857 का जो रिवॉल्ट है किस तरह से इंडिया के अंदर हुआ, क्यों हुआ, क्या उसके रीजन थे, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके राइजिंग के बाद क्या हुआ, द रिजल्ट ऑफ द राइजिंग। जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रश कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद इंडिया की सिचुएशन क्या हुई, दैट इज क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 1857 का जो रिवॉल्ट इंडिया के अंदर हुआ, इसको हम पूरे इंडिया की अगर हम दृष्टि से देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूट्स थी वो कंप्लीटली 1857 के रिवॉल्ट में वो हिल गई थी। मींस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो कंप्लीटली डिक्लाइन हो चुकी थी इस रिवॉल्ट में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट 1857 का रिवॉल्ट इंडिया के अंदर हुआ तो उसके पास इतने ट्रूप्स नहीं थे, इतने सिपाही नहीं थे कि वो इंडिया के अंदर होने वाले इस रिवॉल्ट को अच्छी तरह से सुप्रेस कर सके, उसको दबा सके, कुचल सके। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से आर्मी की रिकमेंड की और ब्रिटिश से बहुत सारी आर्मी इंडिया के अंदर आई और उस आर्मी ने, ब्रिटिश आर्मी ने जो ब्रिटेन से आई थी, उसने इंडिया के अंदर होने वाला जो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको सुप्रेस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और जब रिवॉल्ट यहां पर शुरू किया गया था तो जितने भी इंडियन लीडर्स थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर घोषित कर दिया था कि पूरे इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जब हम पावर छीन लेंगे तो उसके बाद बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्परर है उनको इंडिया का, पूरे इंडिया का एम्परर बनाया जाएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने दोबारा से दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, क्योंकि दिल्ली पर भी जो आपके इंडियन जितने भी सिपाही थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी वहां पर सिपाही थे और ऑफिस थे उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो आर्मी थी जब वो इंग्लैंड से आई, ब्रिटेन से आई, तो उसके बाद उसने दिल्ली पर भी अपना कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया, उनको दूसरे प्लेस, दूसरे कंट्री में भेज दिया गया और उसके बाद उनकी आंखों के सामने ही बहादुर शाह जफर के जो सन थे उनको शूट कर दिया गया और बहादुर शाह जफर की वाइफ और उनको दूसरे कंट्री की जेल में शिफ्ट कर दिया गया और वहीं पर उनकी मृत्यु, डेथ हो गई। तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश आर्मी की हेल्प से इंडिया के अंदर होने वाला 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको क्रश किया और जितने भी इस प्लेस थे, जो कानपुर था, चाहे झांसी था, चाहे आपका मेरठ है, उन सभी लखनऊ है, उन सभी जगहों पर ब्रिटिश आर्मी की हेल्प से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सभी प्लेसेस को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया और इंडियन जितने भी इंडियन सिपाही थे उनके खिलाफ लॉ पास किए गए, उनको एक लार्ज क्वांटिटी में उनको जेल के अंदर डाला गया और जितने भी आपके रिवोल्ट करने वाले जो लीडर थे उस समय, सिपाही थे, जमींदार थे, पीजेंट थे, उनको एक लार्ज क्वांटिटी में, एक लार्ज अमाउंट में बहुत सारे लोगों को फांसी पर लटका दिया गया, हैंग कर दिया गया। मींस जिसने भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का रिवॉल्ट किया उन सभी को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फांसी पर लटका दिया, उनको जेल में डाल दिया गया और उनको डिफरेंट टाइप ऑफ वे से टॉर्चर्ड किया गया। तो इस तरह से जो फीलिंग बनी थी 1857 में इंडिया के अंदर कि हम अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी है, उसको उखाड़ फेंकेंगे, उसकी रूट्स को इंडिया के अंदर बिल्कुल खत्म कर देंगे, अब वो फीलिंग्स बिल्कुल डाउन जा चुकी थी। अब जितने लोग उस समय एनकरेज थे कि हम 1857 का रिवॉल्ट अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे, उससे ज्यादा वो एनकरेज हो गए थे कि अब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रिवॉल्ट में
साथ देंगे। इस रिवॉल्ट को सुप्रेस करने में, इस रिवॉल्ट को दबाने में, कुचलने में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करेंगे। तो बहुत सारे इंडियन आए जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की इस रिवॉल्ट को दबाने में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बहुत सारे रिवॉर्ड की घोषणा की कि यदि कोई इंडियन इस रिवॉल्ट में हमारा साथ देगा तो हम उनको रिवॉर्ड देंगे। और बहुत सारे जमींदारों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का इस रिवॉल्ट में साथ दिया, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट 1857 का इंडिया के अंदर फेल हो गया और इंडिया को आजाद कराने का, फ्री कराने का जो ड्रीम लोगों ने देखा था उस समय इस रिवॉल्ट के थ्रू, वो डिस्ट्रॉयड हो गया। लेकिन अब इस रिवॉल्ट का जो रिजल्ट था वो इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उस पर बहुत ज्यादा पड़ा। उस समय जो इंडिया की कंडीशन थी इस रिवॉल्ट के ड्यूरिंग, और उसके बाद जब ये रिवॉल्ट फिनिश हो गया, इस रिवॉल्ट को फिनिश करने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अप्रोक्सीमेटली कम से कम 2 इयर्स का समय लगा, और 2 साल के बाद ये कंप्लीटली इंडिया के अंदर इस रिवॉल्ट को वो खत्म करने में कामयाब हो पाए, सक्सेस उनको मिली। लेकिन उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको यहां से हटा दिया गया। मींस कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही ये रिवॉल्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पीजेंट को, जमींदारों को, लैंडलॉर्ड को, आपके जितने भी आपके सिपाहीज थे, इंडियन सिपाहीज, उनको बुरी तरह से सुप्रेस किया था, बुरी तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया था। इसी वजह से ये रिवॉल्ट 1857 इंडिया के अंदर हुआ। तो जब ब्रिटिश सरकार को ने ये पाया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से इंडिया के अंदर इस तरह के हालात बने हैं, इस तरह का रिवॉल्ट हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पॉलिसी थी, जो भी पॉलिसी रही अब तक, वो सब इंडिया को किसी ना किसी तरह से, इंडियंस को किसी ना किसी तरह से टॉर्चर्ड करने में, उनका एक्सप्लॉयटेशन करने में उन्होंने एक ग्रेट रोल प्ले किया है। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिमूव कर दिया गया और डायरेक्ट अब रूल यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर आ गया। अंडरस्टैंड? इन 1857 का जो रिवॉल्ट है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर यहां से बिल्कुल डिक्लाइन हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो ब्रिटेन की सांसद है, पार्लियामेंट है, वो इंडिया को अपने होल्ड में ले लेती है। मतलब ब्रिटेन की जो सांसद है, जो गवर्नमेंट थी उस समय, वही अब इंडिया के अंदर अपना रूल करेगी। ये इस तरह का एक रूल पास किया जाता है और उस रूल को बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इसके अंदर ये हुआ कि कंप्लीटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर थी इंडिया के अंदर डिक्लाइन हो गई, और सीधा उन्होंने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट पास किया 1858 में, और उसके बाद ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसकी पावर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो गई। इंडिया के अंदर एक जो इंडिया का गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय का नाम दिया गया। अब वायसराय जो इंडिया का होगा, जो ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट होगा, वो इंडिया के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको देखेगा। उसकी ही सुपरविजन में इंडिया के लॉ और इंडिया की जो जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर है वो यहां पर चलाएगा। अंडरस्टैंड? इंडिया की जितनी भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल लाइफ है अब वो वायसराय के अंडर में ही चलेगी। तो इस तरह का चेंज आपका 1857 के बाद आया। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट चेंज क्या था? द रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वर एश्योर। जितने भी रूलिंग चीफ थे उनको यह एश्योर कराया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा के जितने भी आपके जमींदार हैं, जितने भी हैं जमींदार, और जितने भी आपके छोटे मोटे प्रोविंस स्टेट पर राइट जो रूल करने वाले लोग हैं, चाहे वो गवर्नर है किसी छोटे स्टेट्स का या कोई नवाब है, उसकी जो टेरिटरी को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी टेरिटरी में नहीं मिलाएगी। वो अपने पुत्र को अपना राज्य दे सकता है, अपना जो हायर है वो खुद अपॉइंट कर सकता है। जबकि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या करती थी? वो इंडिया के अंदर जितने भी आपके नवाब थे, जमींदार थे या गवर्नर थे या छोटे मोटे स्टेट्स के जितने भी आपके किंग थे, उन सब की टेरिटरी को उसने क्या किया था? हड़पा था, उनको जबरदस्ती कैप्चर किया था, छीना था और अपनी टेरिटरी में मिलाया था। लेकिन 1858 के एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास किया गया, उसके बाद जितने भी इंडिया के अंदर आपके
आपके नवाब हैं, जितने भी आपके गवर्नर हैं, जो भी किसी स्मॉल स्टेट प्रोविंस स्टेट का किंग है, वो अपनी टेरिटरी का खुद ही मास्टर होगा, खुद ही उसको रन करेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी टेरिटरी को बिल्कुल भी एक्वायर नहीं करेगी। और उनको ये उनको बताएगा कि आपका जो रूल है वो ब्रिटिश जो क्वीन है उसके अंडर में आप अपना रूल करेंगे, अपने साम्राज्यों को आप चलाएंगे। तो इस तरह की जो बैट थी, इस तरह की जो शर्त थी उन लोगों के सामने रखी गई और इंडियन रूलर्स ने, इंडियन किंग्स ने, इंडियन टेरिटरी के जितने भी आपके चीफ थे, आपके सूबेदार थे, आपके गवर्नर थे, उन सब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो क्वीन है, हम उसके अंडर में अपना जो राज्य है अपना रूल करेंगे। तो इस तरह का चेंज आपका रिवॉल्ट के बाद इंडिया के अंदर आए। उसके बाद आया, इट वॉज डिसाइड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस एंड द member of European soldier would be increased. It was also decided the instead of the recruiting soldier from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldier would be recruited from among the Gorkha, Sikh and Pathans. अब इसके बाद ये एक और चेंज आया इंडिया के अंदर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी सिपाही थे वो मोस्टली कौन थे? ब्रिटिश आर्मी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिक्रूट किए थे वो मोस्टली जो सिपाही थे वो इंडियन थे। लेकिन रिवॉल्ट 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब ये एक्ट बनाया, ये चीज उन्होंने लागू कर दी कि इंडियन सिपाही को कम और ब्रिटिश सिपाही को ब्रिटिश आर्मी में ज्यादा रखा जाएगा। और यदि हम ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सिपाही को लेते हैं तो वो हम आपका अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया से नहीं लेंगे, बल्कि हम आपका गोरखा, सिख एंड पठान्स ऐसे लोगों को इंडियन आर्मी में, इंडियन ब्रिटिश आर्मी में अपॉइंट करेंगे ताकि इनको हम आसानी से कमांड कर सकें, इनको हम आसानी से होल्ड कर सकें। क्यों? क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो इंडियन सिपाहीज नहीं किया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में थे और वो अपनी कंट्री को आजाद कराना चाहते थे। तो इस कंडीशन को देखते हुए कि ऐसा रिवॉल्ट दोबारा ना हो, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियन सिपाहीज को लेना बिल्कुल ही बैन कर दिया और लिए भी तो ऐसे लोग लिए जो गोरखा थे, सिख्स थे या पठान थे, जिन पर वो इजीली अपना होल्ड कर सकते थे। दैट इज क्लियर। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि उनको यह लगा था कि जितने भी इंडियंस मुस्लिम हैं उन्होंने ही इस रिवोल्ट को ज्यादा फैलाया है, उन्होंने ही इस रिवोल्ट को बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके लिए उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर जितने भी मुस्लिम थे, जो जमींदार थे, उनकी जो संपत्ति थी, उनकी जो लैंड थी, उनकी जो एसेट्स थी, उन सबको सीज कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट मुस्लिम के साथ एक हॉस्टाइल वे रखने लगी। अंडरस्टैंड? और नेक्स्ट होता है कि ब्रिटिश डिसाइड्स टू रिस्पेक्ट कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इंडिया। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने इंडियन रिलीजन की, इंडियन प्रैक्टिस की, जितनी भी कस्टम्स थी उनको एक्सेप्ट करने, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की जो रिलीजन थी, हिंदुओं का जो रिलीजन था या मुस्लिम का जो रिलीजन था, उनको चेंज करने की बहुत सारे लॉ बना दिए थे, उनको चेंज वो करना चाहते जो कस्टम थी, और इस वजह से भी रिवॉल्ट 1857 हुआ था। लेकिन जब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका रूल इंडिया के ऊपर आया और उसने इंडिया के जितने भी रिलीजन को मानने वाले लोग थे उन सबको उनकी प्रैक्टिस में, उनकी कस्टम में ऐसे के जैसे वो हैं ऐसे ही बने रहने का वादा किया, प्रॉमिस किया, और उनके रिलीजन से किसी भी तरह की छेड़छाड़ उन्होंने नहीं की और उनकी जितनी भी फीलिंग्स थी अपने रिलीजन को लेकर उनको उन्होंने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। दैट इज क्लियर। उसके बाद होता है पॉलिसी वर मेड टू प्रोटेक्टेड लैंडलॉर्ड एंड जमींदार एंड गिविंग द सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर द लैंड। जितने भी इंडिया के अंदर जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, उनके पास जो लैंड थी उनको भी ये भरोसा दिलाया गया कि उनके पास जो लैंड है वो उनकी ही रहेगी। ठीक है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करेगी, उसको बिल्कुल भी अपने ऊपर उसका राइट नहीं लेगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो चेंज, जितने भी चेंज थे वो आपका 1857 के बाद इंडिया के अंदर आए। तो इंडिया के अंदर 1857 का जो रिवॉल्ट था वो इस तरह से
बिल्कुल ही जो इस रिवॉल्ट को करने के लिए उनके पास यूनिटी नहीं थी और उनके पास कोई ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं था जिससे रिवॉल्ट को एक साथ सारे जगह पर एक साथ किया जा सके। और फिर बहुत सारे इंडियंस रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का इस रिवॉल्ट में साथ दिया और हम 1857 के रिवॉल्ट को हार जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया फिर काफ़ी लंबे समय तक इन अंग्रेजों का गुलाम बना रहता है। अंडरस्टैंड? तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया द रिजल्ट ऑफ द राइजिंग की रिवॉल्ट जो 1857 जो हुआ था उसके बाद की जो कंडीशन इंडिया के अंदर किस तरह से चेंज हुई थी। तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो लेक्चर में जो नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड की है आपने उसको गेट करने की कोशिश की होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे लूंगा किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।